ब्रजेश, मेरे बारे में मुझे ही बताना है तो बहुत आनंद पूर्वक मैं कह सकता हूँ कि एक छोटे से गांव से स्ट्रगल करके शिक्षा का हाथ पकड़कर मैं ऐसे चलता गया और हाथ में शिक्षा ने मुझे कलम भी पकड़ा दी। मैं लिखता गया, मैं ऐसे ही लिखते लिखते नॉवेलिस्ट बन गया। शिक्षा का मतलब है उसका उत्कर्ष होना, व्यक्ति को जहाँ है वहाँ से उठना, इसका मतलब शिक्षा है। तो भीमराव जी की जो एजुकेशन की साधना मैंने पढ़ी, उससे जो मैं सीखा हूँ वो किसी से नहीं सीखा। मुझे ऐसे लगा कि शिक्षा से ही जीवन है, तो शिक्षा पहले लेनी पड़ी। तो इसी के कारण मेरा ये जो शिक्षा की यात्रा रही वो भीमराव साधना की बदौलत हुई। मतलब इनकी प्रेरणा मैं कतई नहीं भूल पाऊंगा। और डॉक्टर आम्बेडकर कितना पढ़े हैं वो जग को पता है, कैम्ब्रिज को पता है, कोलंबिया को पता है। मतलब शिक्षा से जो काम होता है वो मैं समझता हूँ कि किसी से नहीं होता। अब उसमें लोगों का एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है कि रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से हमें नहीं मिला। आज़ादी के बाद ऐसी कुछ परिस्थितियां थी कि कई समाज, कई लोग शिक्षा से वंचित थे। दूसरा कारण ये भी है, कई लोगों को हमने सामाजिक रूप से उसका स्वीकार नहीं किया है। वो हिंदुइज्म की सिस्टम नहीं है, फिर भी हुआ है। नहीं होना चाहिए लेकिन हुआ है। तो इसके कारण भी एक इक्वालिटी के कारण रिजर्वेशन हमारे बंधारण में दाखिल किया गया है। तो ये हम केसेस फिर क्यों सुनते हैं, ये सारी चीजें क्यों सुनते हैं कि एक ही रिलीजन के लिए बायस्ड है हम लोग? संघ आज तो बड़ा संगठन बन गया है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, आपको पता है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में बहुत अच्छी बातें कही है, लेकिन दृष्टि में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है। तो वो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं वो लीडरशिप प्रॉब्लम है या फिर क्या दिक्कत है कि वो चीज इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो गए? नहीं, सड़कों पे इन्फ्लुएंस हो गए हैं। मतलब सभी लोग बोल रहे हैं, युवा लोग भटके हुए हैं, तो वो भटकेंगे ही। उसके काम के ऊपर श्रद्धा या विश्वास, उसके काम पर, उसकी शक्ति ऊपर भरोसा करेंगे तो वो अच्छे काम के लिए, एक अच्छी सोच वाले काम के लिए, जो समाज को जरूरी है वो काम के लिए, वो ऐसे मुड़ सकते हैं, किसी को मदद कर सके और समाज में एक अच्छा वातावरण निर्माण हो, एक पॉजिटिविटी निर्माण हो। देखिए, कई लोग बोलते हैं कि भारत आज भी कई समस्याओं से जूझने के बाद भी अड़िखम है। देखिए, पास्ट में जाएंगे हम तो भारत में कई संस्कृतियां ने, कई लोगों ने आक्रमण किए, भारत की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का प्रयत्न किया, फिर भी हम इसमें से बाहर आए हैं। भारत बाहर आया है। भारत अपनी अंदरूनी ताकत, जो आध्यात्मिक ताकत, वो सब में है। नॉवेल है ना, एक इसमें बाज है, पंछी है, कैरेक्टर भी पंछी है, बातें भी पंछी करते हैं, जीते भी पंछी है। लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी बात है, क्योंकि ये संघर्ष की बात है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो। वेलकम बैक टू बीआरपी पॉडकास्ट सीजन 5 एपिसोड 3। मैं आपका होस्ट अमोक शर्मा। आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत एक छोटे बैकग्राउंड से आते हैं, एक बहुत छोटे टाउन से आते हैं, एक विलेज से आते हैं, एंड उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी अचीव किया है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। वो एक लीडर हैं, वो एक स्पिरिचुअल वर्कर हैं, एक सोशल वर्कर भी हैं। आइए उनसे खुद से जानते हैं उनकी लाइफ की जर्नी। लेट्स वेलकम डॉक्टर ब्रजेश कुमार। हेलो विजय सर, वेलकम टू बीआरपी पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। तो हम अपने ऑडियंस को बताना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हु इज ब्रजेश? मेरे बारे में मुझे ही बताना है तो बहुत आनंद पूर्वक मैं कह सकता हूँ कि एक छोटे से गांव से स्ट्रगल करके शिक्षा का हाथ पकड़कर मैं ऐसे चलता गया और हाथ में शिक्षा ने मुझे कलम भी पकड़ा दी। मैं लिखता गया, मैं ऐसे ही लिखते लिखते नॉवेलिस्ट बन गया। नॉवेलिस्ट के साथ कॉलम राइटर भी बन गया। अभी मैं कॉलम लिख रहा हूँ, लाइवली कॉलम लिख रहा हूँ। हर सैटरडे संडे को गुजरात के नामी दैनिक में मेरी कॉलम छपती है। साथ में मेरा एक पर्सनल ब्लॉग है। तो आपने जैसे बताया कि इतना सब कुछ आपने एक छोटे से गांव से उठ के कैसे ये सब कैसे अचीव किया, मतलब क्या इंस्पायर किया आपको उस टाइम पे और क्या आपका माइंडसेट था? देखिए, जन्म से जो परिस्थिति मिलती है वो तो ईश्वर की देन है, उसको तो हम बदल नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन क्या है कि मेरी बचपन में थोड़ी बहुत अच्छी बातें ऐसी रही है, मैं सदनसीब रहा हूँ। मैं मेरे दादाजी के साथ बहुत
रहा हूँ। तो इसके कारण दादाजी का जो अनुभव था, उस समय की बातें थी, कहानियाँ थी, वो सुनने में आती थी। और सुनते सुनते मैं कल्पना में चला जाता था। तो मैं ऐसे समझता था कि भाई इस दौर या इस परिस्थिति के आगे भी कोई और परिस्थिति है, इस जहाँ से आगे भी कोई और जहाँ है, ऐसी बातें कर रहा हूँ मैं। तो मतलब इसमें ऐसे ही जाना हुआ, थोड़ा बहुत कल्पनाशील होता गया। दादाजी ने कहानियाँ बताई, गीत सुनाए, ऐसे करते करते कुछ सपने मन में पलने लगे। उसी के कारण शिक्षा में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बढ़ने लगा। शिक्षा के कारण टीचर बनना हुआ, संभव हुआ, मैं टीचर बन गया। तो जैसे काफ़ी लोगों का माइंडसेट होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब जो छोटे बैकग्राउंड से या छोटे गांव से आते हैं, कि पैसा इतना इन्वेस्ट नहीं करते पढ़ाई लिखाई में, खेती बाड़ी में लगाते हैं इसको। तो आपके घर वालों को क्या सपोर्ट था उस टाइम पे? नहीं, मेरे घर में एजुकेशन पहले से ही मौजूद था। ओके। मेरे दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो शिक्षा की कीमत क्या है वो बड़ी बहुत ताकत से समझते थे कि शिक्षा बहुत कीमती है। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। मैं तो उस पढ़ी लिखी पीढ़ी का संतान हूँ, तो इसलिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, पढ़ना था, लेकिन पढ़ने के लिए जो इंस्पिरेशन चाहिए वो मुझे मिली है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो वो दादाजी से आपको जो इंस्पिरेशन मिली, उसके बाद आपने चीज़ें कंटिन्यू करी। एंड आपके पापा का क्या रोल था इसमें? बिल्कुल, पापा भी टीचर थे। अच्छा, वो भी टीचर थे पहले बिल्कुल से? टीचर थे, बिल्कुल टीचर थे। तो वहीं से आपको ये पहले से आपके दिमाग में था कि ये ड्रीम मेरे को अचीव करना है, एक टीचर बनना है? टीचर बनने का अचीवमेंट तो नहीं था। ओके। अचीव तो पापा टीचर थे, इसीलिए मुझे बड़ा टीचर बनना था। तो मतलब प्रोफेसर बनना था। अच्छा। मेरा ड्रीम प्रोफेसर बनना था। तो इसीलिए मेरी शिक्षा बहुत, क्योंकि आपको पता है कि प्रोफेसर के लिए छोटी मोटी डिग्रियां तो चाहिए नहीं, एग्जैक्टली। ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और ये सब भी पूरा हुआ है, इसका आनंद भी प्रकट करता हूँ। अच्छा, तो जैसे एक होता है ना माइंडसेट, एक थिंकिंग होती है, मतलब एक मॉडर्न थिंकिंग जो हमारे शहर वालों की हम कह सकते हैं, और एक सिंपल थिंकिंग कह सकते हैं हम अपने, जो हमारे विलेजेस वगैरह से आते हैं। तो उसके बीच में आपने कैसे स्ट्रगल किया? मतलब अभी के टाइम पे यू नो एवरीथिंग अबाउट क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मॉडर्न चीज़ें भी पता है, ट्रेडिशनल चीज़ें भी पता है, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट स्ट्रगल? जब मैं छोटा था, मतलब 5-7 साल का, तो गांव में एक फोटोग्राफ्स बेचने वाला आया था। उस टाइम मतलब A4 साइज से बड़े फोटोग्राफ्स, ऐसे प्रिंटेड फोटोग्राफ्स, कलरफुल फोटोग्राफ्स बेचने के लिए लोग आया करते थे। 2 रुपये का फोटोग्राफ्स था। मेरे दादाजी के पास पैसे मांगे, 2 रुपये चाहिए। मैंने फोटोग्राफ्स वो दिखाता था कि कौन सा लेना है। 50-60 फोटोग्राफ्स थे। मैं ऐसे देखता था। एक फोटोग्राफ पर मेरी नज़र पड़ी, मुझे ये चाहिए। वो फोटोग्राफ थी हमारा बंधारण, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, पंडित नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे राष्ट्रपति जी, उन तीनों की फोटोग्राफ थी। और वो संविधान दे रहे थे। मतलब ये फोटोग्राफ्स ने मुझे कैसे इंस्पायर किया वो तो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि यार ये लोग बड़ी बड़ी शेरवानी पहन के खड़े हैं। मैं जानता नहीं था ये कौन है, क्या दे रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन अच्छे ढंग के कपड़े पहने, बड़ी बड़ी शेरवानी पहनी है, तो मतलब ये कोई इंस्पिरेशन होगा। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर फिर ध्यान में आए, तो भीमराव जी की जो एजुकेशन की साधना मैंने पढ़ी, उससे जो मैं सीखा हूँ वो किसी से नहीं सीखा हूँ। मुझे ऐसे लगा कि शिक्षा से ही जीवन है, तो शिक्षा पहले लेनी पड़ेगी। तो इसी के कारण मेरा ये जो शिक्षा की यात्रा रही वो भीमराव साधना की बदौलत हुई। मतलब इनकी प्रेरणा मैं कतई नहीं भूल पाऊंगा। और डॉक्टर आम्बेडकर कितना पढ़े हैं वो जग को पता है, कैम्ब्रिज को पता है, कोलंबिया को पता है। मतलब शिक्षा से जो काम होता है वो मैं समझता हूँ कि किसी से नहीं होता। तो डॉक्टर आम्बेडकर जी को भी मैं आज इस पॉडकास्ट के जरिए मेरे शिक्षा की यात्रा के निमित्त मानकर उनको भी
एक सलाम करता हूँ। एक अच्छी बात ये भी हुई, गांव में शिक्षा हुई है पूरी, गांव में ही नौकरी मिली है, गांव में ही नौकरी मिली, गांव में ही नौकरी मिली है, क्योंकि 10वीं के बाद मेरा एजुकेशन में डिप्लोमा हुआ। ओके। तो 10वीं के बाद हुआ, मतलब आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बता दूं कि मैं 10वीं 92 में क्लियर की थी। ओके। और मेरा बॉर्न 1978 है। 78 मतलब 13 साल की उम्र में मेरा 10वीं 10th क्लियर हो गया। 10th हो गया। फिर डिप्लोमा में एडमिशन होना था, लेकिन मेरा उम्र के कारण नहीं हो सका और मुझे आगे पढ़ना पड़ा। और फिर मैं मतलब एलिजिबल तो 10 से ही था और मुझे फिर एडमिशन उस डिप्लोमा में मिला। तो मतलब पूरी शिक्षा गांव में हुई है, लेकिन टीचर बनने के बाद ऐसे कुछ अच्छे या बुरे संयोग बने कि मैं शहर में बस गया। तो 25 साल तक मैं गांव में रहा हूँ, बाद में शहर में रहा हूँ। तो अभी जैसे आप जो टीचिंग करते हैं वो किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग? मतलब हम गुजरात के टीचर हैं, गुजरात में प्राइमरी के टीचर हैं। ओके। तो मतलब सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और सब सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमें जो तालीम दी जाती है, वो ट्रेनिंग दी जाती है, वो सभी के लिए दी जाती है और सभी सब्जेक्ट को हम पढ़ाते हैं। तो जैसे 10th के बाद आपने डिप्लोमा का ट्राई किया, आपने डिप्लोमा का अचीव किया। बिल्कुल। तो वो किस फील्ड में था डिप्लोमा? एजुकेशन में डिप्लोमा था। एजुकेशन में। और उस टाइम अमोक जी, मैं एक बात भी आपको बता सकता हूँ कि वो मेरी कॉलेज थी, वो भी गांव में थी। कॉलेज भी गांव में? कॉलेज भी गांव में थी। मेरे गांव से 100 किलोमीटर दूर पर था, लेकिन गांव में थी। गांव में था। मतलब वो हमारा मतलब क्या कहेंगे, सहजीवन बोलते हैं, आप हॉस्टल बोलेंगे। हाँ, हॉस्टल। तो हॉस्टल का जीवन था। लेकिन आज से 27 साल पहले का जो माहौल था, तो हॉस्टल में पंखे नहीं थे, फिर भी हम पढ़ते थे। तो इस अभाव की जिंदगी में मतलब कुछ था ही नहीं, तो जो है उसको स्वीकार करना ही होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और इस स्वीकार के साथ एक डिप्लोमा का काम शुरू हुआ। मतलब इसको पीटीसी बोलते हैं हम। पीटीसी, प्राइमरी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ओके। ऐसे बोलते हैं। तो उसमें उस टाइम पे आपके कॉलेज लाइफ में या फिर जो हॉस्टल लाइफ थी आपकी, कभी आपको लगा कि यार अब मुझे फ्रीडम मिली है थोड़ी सी, उसको एंजॉय करता हूँ, घर से बाहर आया हूँ, हॉस्टल में रह रहा हूँ, थोड़ी फ्रीडम एंजॉय करता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, कभी ऐसे दिमाग में कुछ? गांव का बच्चा है, दूसरे गांव में जाएगा तो भी डरेगा। ओके। मतलब उसके साथ थोड़ा बहुत फियर तो होगा। लेकिन मैं इस गांव में गया और मेरे पास जिम्मेदारी ही ऐसी आ गई हॉस्टल लाइफ की कि मुझे पता ही नहीं चला कि भाई मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, घर में रह रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसी जिम्मेदारी मेरे सिर पर आ गई थी। और घर वालों का क्या रिएक्शन था उस पर कि बच्चे को हॉस्टल भेजने से काफ़ी डरते हैं उस टाइम पे? और उस टाइम पे तो मेरे ख्याल से और थोड़ी थिंकिंग वैसी होगी कि नहीं, आप यहीं से करो जो आपको जो करना है। नहीं कर सकते ना, 100 किलोमीटर दूर पर है, अप डाउन नहीं कर सकते। उस टाइम इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि हम यातायात के साधन का प्रयोग कर सके। Exactly. आज कर सकते हैं, आज 200 किलोमीटर भी हम जा सकते हैं। उस टाइम नहीं जा सकते, ऑप्शन ही नहीं था। जब ऑप्शन नहीं है तो करना ही करना है। ऑप्शन बढ़ेंगे तो हमें ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये बढ़ेगा। मतलब मैं ऐसे समझूंगा, ऑप्शन बढ़ेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। ओके। ऑप्शन नहीं है तो आप स्ट्रेट ड्राइव करेंगे। तो जैसे जो शहर में रहते हैं उनके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। ओके। फैसिलिटीज़ होती हैं, ओके। सारी चीज़ें होती हैं, कोचिंग होती है, ट्यूशन होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। ओके। तो आर यू काइंड ऑफ ट्राइंग टू से कि वो उनका विजन थोड़ा क्लियर नहीं रहता रादर देन बीइंग कि जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है? विजन क्लियर नहीं रहता। विजन नहीं रहता। ओके। फैसिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन विजन में प्रॉब्लम है तो वो अचीवमेंट में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, डेफिनेट आएगा। ओके। तो उस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकता है कोई एक पर्टिकुलर पर्सन? ओके, मैं समझता हूँ कि शिक्षा है ना, वो आदमी को अपने विचार के साथ कैसे जाना है वो सिखाती है। शिक्षा है तो भीतर से जागृत करती है। भीतर से जागृत नहीं करती वो शिक्षा कैसे कहेंगे हम? उसे शिक्षा ही नहीं कहेंगे।
वो तो ऐसे कहेंगे कि अब चल रहा है, इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। ऐसे नहीं चला। शिक्षा का मतलब ये है ही नहीं। शिक्षा का मतलब है उसका उत्कर्ष होना, व्यक्ति को जहां है वहां से उठना, इसका मतलब शिक्षा है। एग्जैक्टली। तो डिप्लोमा के बाद फिर कैसा सिनेरियो रहा, आप कैसे अचीव किया फिर आपने टीचर का गोल? डिप्लोमा के बाद टीचर की नौकरी मिल ही जाती है, वो बहुत इजीली मिल जाती है। Okay. तो इजीली मिल ही गई। उस टाइम पे क्या पे आउट रहता है पर्टिकुलर? सपोज अगर कोई फ्रेश निकले एकदम, तो क्या पे आउट? पे आउट मैं वो पे की बात करूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ओके। 2000 रुपीज उस पर टाइम पे मंथ, बस? पर मंथ 2000 रुपीज। तो आज के हिसाब से अगर उसको कैलकुलेट किया जाए, मतलब महंगाई कम थी, ओके। तो इसीलिए कोई दिक्कत आती नहीं थी, आनंद मिलता था। ओके। तो हमने सुना है आपने चाइल्ड लिटरेचर में भी आगे परस्यू किया, एंड तो वो कैसे हुआ, एंड पर्टिकुलरली चाइल्ड लिटरेचर वाला टॉपिक क्यों आपने चूज किया, सब्जेक्ट क्यों चूज किया? बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा है मेरे सामने, क्योंकि यही मेरे पास मेरी जो कुछ मतलब आपको दिख रहा है तो वो यही है। क्योंकि बच्चों का टीचर बन गया, छोटी सी उम्र में नौकरी मिल गई, शादी हुई नहीं थी, बच्चों के साथ जीना था, स्कूल का समय भी बहुत ज़्यादा था, तो उसके कारण बच्चों के साथ जीने के कारण मेरे दिमाग में ऐसा कुछ हुआ कि भाई आपको कुछ करना चाहिए। बच्चे सीखते हैं तो आप क्यों नहीं सीखते? तो मुझे कुछ सीखना चाहिए। इस सीखने वाली बात में मेरा काम पढ़ना शुरू हुआ। मेरी पढ़ाई ऐसे ही शुरू हुई है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरे बच्चों के कारण पढ़ाई शुरू हुई है, ऐसे भी बोल सकता हूँ। ओके। बच्चे पढ़ते हैं तो चलो मैं भी पढ़ लेता हूँ। तो फिर ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएशन के बाद एमए हुआ, मतलब मास्टर हुआ। तो बच्चों को मैं ऐसे पेश आता था, भाई आप पढ़ो, अच्छा मैं भी पढ़ता हूँ, तो बच्चे भी खुश होते थे। तो आगे मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, लेकिन हायर एजुकेशन, मैंने आपको पहले बताया, शिक्षा है ना, वो भीतर से आपको जागृत करनी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। और मेरा तो दो टाइप से हो रहा था। जागरूक बच्चे थे, अच्छी फिलोसॉफी मुझे क्रिएट करनी थी, कल्पनाएं मेरे सामने थी, जीते जागते इतने सारे बच्चे मुझे इंस्पायर कर रहे थे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में रिसर्च का ये जो सवाल है, रिसर्च का जो काम है, उसने जन्म लिया। ओके। और ऐसे ही एमए के बाद मतलब डॉक्टरेट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फर्स्ट क्लास चाहिए। तो रिजल्ट फर्स्ट क्लास चाहिए। तो ईश्वर ने मुझे फर्स्ट क्लास दे ही रखा था। मुझे पता नहीं था, लेकिन ईश्वर ने दे दिया था। तो फिर मुझे लगा कि भाई आपको वही करना है। तो रिसर्च की बात आई, तो मैंने सोचा कि किस सब्जेक्ट पर रिसर्च किया जाए। तो मैंने काफ़ी सब्जेक्ट सोचे थे, लेकिन मुझे बच्चों वाला ही काम पसंद आया कि भाई बच्चों में रहता हूँ तो बच्चों का ही काम करते हैं। और मैंने चाइल्ड लिटरेचर मेरे रिसर्च का टॉपिक पसंद किया। चाइल्ड लिटरेचर, यस। और हमारे गुजरात की हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी बोलते हैं हम इसे, उसमें मैंने पीएचडी के स्टूडेंट के रूप में एडमिशन लिया। तो ये सब्जेक्ट आपको पहले से पता था या फिर क्योंकि वो बहुत टाइम पहले की बात है, अगर हम आज की टाइम में जाएं तो लाखों सब्जेक्ट मिल जाएंगे हमें डॉक्टरेट करने के लिए, कुछ भी सब्जेक्ट मेजर करने के लिए। उस टाइम पे चाइल्ड लिटरेचर आपने चूज किया जब मेरे ख्याल से मोस्टली लोगों को पता भी नहीं था कि क्या होता है। नहीं, पहला हूँ मैं गुजरात में। ओके। एक ऑथर को लेके चाइल्ड लिटरेचर पर काम करने वाला पहला आदमी हूँ मैं। तो आपकी बात सही है। तो आपको ये चीज़ का भी डर नहीं लगा कि यार मैं फर्स्ट टाइम ये चीज़ करने जा रहा हूँ, क्या आगे जाके क्या फ्यूचर है मेरा? किसको पता था फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ? मैं तो कर रहा था, मैं आनंद के साथ कर रहा था, मैं सीखने के लिए कर रहा था, मुझे कुछ करना है, बच्चों को अच्छा देना है मुझे, इसीलिए कर रहा था। बट कभी ये चीज़ दिमाग में आई कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी इस पर्टिकुलर? कोई अपॉर्चुनिटी मैं डेफिनेट बोल सकता हूँ, कोई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मैंने सोचा नहीं था। ओके। मुझे इतना पता था कि डॉक्टरेट हो जाने के बाद शायद प्रोफेसर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। ओके। मतलब डॉक्टरेट तो डॉक्टरेट ही है, हाँ। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जो आप काम पसंद करते हैं उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो वो काम नहीं रहेगा। ओके। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों ने मुझ में इंटरेस्ट पैदा किया और मेरा काम इंटरेस्ट से हुआ। तो वो चीज़ जैसे सपोज अगर हम अपनी ऑडियंस को बताना चाहिए थोड़ा समअप में, चाइल्ड लिटरेचर होती क्या एग्जैक्टली? ओके, चाइल्ड लिटरेचर मतलब बच्चों के लिए जो गीत होते हैं, पोएम होती है। आप भी पढ़े होंगे, आप भी जब सीनियर जूनियर क्लास में पढ़ते होंगे तो सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं बच्चे, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार काइंड ऑफ। यस। ओके। छोटी स्टोरी होती है, बड़ी स्टोरी भी होती है। वैसे तो हम मेरे रिसर्च के बारे में बात करना शुरू करेंगे तो रुकेंगे नहीं क्योंकि बहुत बढ़िया काम हुआ है। मतलब मेरा स्टोरी पर काम है, एक ऑथर को लेकर मैंने काम किया है। तो चाइल्ड लिटरेचर ये बच्चों का लिटरेचर है। और बच्चों का लिटरेचर है तो इसी के लिए ये लिटरेचर कैसा होना चाहिए, बच्चों को क्या पसंद आता है, बच्चे का इमेजिनेशन क्या है, बच्चा क्या सोचता है, बच्चा वस्तु व्यक्ति को किस नज़रिए से देखता है, वो उसको पसंद आएगा। उसके पीछे की साइकोलॉजी उसमें आपको पढ़ाते थे। बिल्कुल। ओके। तो इसमें क्या हुआ कि ये रिसर्च के मैंने तो रिसर्च ज्वाइन कर ली। मुझे पता नहीं था तब रिसर्च ऐसे की जाती है, ऐसे की जाती है। मुझे काम करना था अमोक जी। मैं काम से प्यार करने वाला आदमी हूँ। बिल्कुल। तो इसीलिए एडमिशन हो गया, गाइड मिल गए, काम शुरू हो गया, चैप्टर वगैरह हो गए। ये मैकेनिज्म है, ये पूरी सिस्टम है। लेकिन उसके लिए जो परफॉर्मा तैयार करना था, मटेरियल तैयार करना था, जो रिसर्चेबल पॉइंट तैयार करने थे, वो तो मुझे ही करने थे। एग्जैक्टली। और इसके लिए मेरे बच्चों ने मेरे दिमाग में काफ़ी कुछ सवाल पहले से भर दिए थे, तो मेरा काम तो यह वैसे इजी हो गया था। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा काम है ना, वो दिल से इसीलिए हुआ क्योंकि मैं बस बच्चों से जुड़ा था। ओके। तो उसमें रिसर्च, इसमें रिसर्च है मतलब क्या है, तो कैसी पोएम बच्चे को अच्छी लगती है, कैसी स्टोरी अच्छी लगती है। तो मैंने स्टोरी के डिवाइडेशन किए हैं, किस उम्र के बच्चे को किस प्रकार की कहानी कहनी चाहिए। मान लो एज ग्रुप के हिसाब से आप उसमें डिवाइड करते रहे। बिल्कुल। वो मैंने कैसे किया है, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऐसी कहती है कि बच्चा जो 5-7 साल का है तो उसको मोरालिटी की स्टोरी कहेंगे तो उसको क्या पता चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए उसको क्या कहना चाहिए, उसको इमेजिनेटिव स्टोरी कहना चाहिए। ओके। जैसे घोड़े उड़ते हैं, परी आई सपने में, मतलब आसमान में मैं उड़ रहा हूँ, मुझे कोई परी आके हाथ पकड़कर आसमान में उड़ा रही है, तो ये इमेजिनेशन है। बच्चा भीतर से आनंदित होता है। तो ऐसे प्रकारों में मैंने विभाजित किया है। तो रिसर्च तो बड़ा एकदम। तो ये जैसे सपोज हाँ आप जी, कह रहे हैं कि 5 से 7 साल के बच्चे सबसे ज़्यादा डेवलप होने के लिए उस टाइम पे उनका टेन्योर होता है। तो जब आप उनको ऐसी इमेजिनेटिव स्टोरी सिखाते हैं या उनको बताते हैं ऐसी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं एक उस वे की तरफ नहीं ढाल रहे हम उनको कि जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में सिखा रहे हैं हम उसको। है ही नहीं मतलब हम कैसे कह सकते इमेजिनेशन, हैं? जैसे सपोज आपने बोला कि ओके, फिक्शनल चीज़ें ये सब, बिल्कुल हवा में बिल्कुल। उड़ना और ये सब चीज़ें। ओके। तो क्या लगता है आपको कि वो चीज़ सही है या फिर उसको रियलिटी अभी नहीं देना चाहिए? देखिए, रियलिटी नहीं है, ओके। इमेजिन है ना। इमेजिन है तो जीवन है, मैं ऐसे समझता हूँ। ओके। अब हम ऐसी फिलोसॉफी पर जाएंगे कि कल्पना ही नहीं है तो उड़ान कैसी होगी। ओके। कल्पना तक पहुंचने की बात मैं नहीं कर रहा। आपके दिमाग में कोई सब्जेक्ट पर कल्पना है, फिर उड़ान होगी ना। ओके। उड़ान वैसे ऐसे तो उड़ान होती नहीं। तो सर जैसे आपने बताया कि डॉक्टरेट आपने की चाइल्ड लिटरेचर में, एंड देन आपका गोल था प्रोफेसर बनने का। सो वो मिस आउट हुआ या फिर क्या हुआ वो चीज़, अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो? मिस आउट तो नहीं हुआ। ओके। क्योंकि वो मतलब प्रोफेसर के लिए जो भी कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए वो मेरे साथ थी, मेरे पास है। लेकिन थोड़े बहुत पॉलिसी के कारण मैं वहाँ नहीं जा पाया। वो मैं समझता हूँ। और मैं ये भी समझता हूँ कि एक प्रोफेसर कर सकता है, उससे ज़्यादा
काम में उलझना हो गया। ये काम बहुत अच्छा था, मैंने 20 साल उस काम में मेरा समय उस काम को दिया है। तो 20 मतलब साल। एक माहौल क्रिएट हो गया जीवन में। तो लगा कि प्रोफेसर बन के क्या करेंगे। सही है, जो सब जिंदगी जा रही है तो जा रही है। तो उस चीज का आपको कोई अगर ऐसा कहीं तो रिग्रेट कोई नहीं है आपके बिल्कुल रिग्रेट नहीं है। प्रोफेसर बनना है, लेकिन अब प्रोफेसर नहीं बन पाए तो क्या है, अब सोशल टीचर बन जाएंगे, समाज के टीचर बन जाएंगे। फिर ना ऐसी थोड़ी बात है। मान लो मैंने पहले बताया कि मैं आज पेपर में लिख रहा हूँ, ब्लॉग लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, हम टीचिंग का काम करते हैं, सोशल टीचिंग का काम करते हैं। तो मतलब प्रोफेसर तो है ही, कोई कहे या ना कहे। फेयर इनफ। तो जैसे हमारा उस टाइम पे तो चलो हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना डेवलप नहीं था, बट आज की डेट में काफ़ी डेवलप हो गई हैं चीज़ें, एंड हमारा एजुकेशन काफ़ी मार्क्स के लिए ऑब्सेस्ड है। मतलब अगर आपके 90% आए हैं तो 4 लोग आपको देखेंगे, 80 आए हैं 2 लोग देखेंगे, 60 आए हैं 1 लोग देखेगा, 60 के नीचे कोई नहीं देखेगा। तो बच्चों के ऊपर काफ़ी प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो उसके ऊपर क्या टेक है आपका? देखिए, मार्क्स लाना एक बात है, अंडरस्टैंडिंग करना दूसरी बात है। ओके। मार्क्स आ जाते हैं, मान लो मार्क्स लाने के लिए तरीके भी हमको सिखाए जाते हैं कि भाई बार बार पढ़ो, वो क्या बोलते हैं उसको, मेमोराइज कर लगा लो, लो। एक बार मेमोराइज कर लो, फिर लिख दो, फिर भूल जाओ। हाँ। तो इसमें क्या होगा, आपकी मार्कशीट में परसेंटेज दिखेंगे, आप फ्लैश होंगे। उसमें क्या है, क्लियरिटी वाली बात क्या है, अंडरस्टैंडिंग होगी तो शायद कोई हो सकता है कि मार्क्स कम भी आए, हो सकता है। मान लो कि बीमार हो गए और कम भी आए, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि शिक्षा है ना, वो अंडरस्टैंडिंग की बात तो है। एज अ पेरेंट आप ये चीज़ अपने बच्चों को कन्वे करते हैं कि कोई बात नहीं अगर मार्क्स नहीं है, बट आप समझो, सीखो। ओके, चलो होता है। मैं बोलता हूं कि अच्छे मार्क्स वाले को ही इज्जत मिलती है। एग्जैक्टली। ऐसा किसने कहा? समाज कहता है। समझो, समाज कहता है, लेकिन समाज अंडरस्टैंडिंग वाले को उससे भी ज़्यादा इज्जत देता है। जैसे कि कई लोगों को हमने देखा है, किसी को पद्मश्री मिला है, किसी को पद्म भूषण मिला है, तो कई लोगों को हमने देखा है राष्ट्रपति भवन में। एग्जैक्टली। तो वो पढ़े लिखे है ही नहीं। तो मार्क्स की बात नहीं है, लेकिन एक दौड़ चला है। मूल कारण ये हुआ है कि एक दौड़ चली है, लेकिन दौड़ मैंने पहले ही बताया, शिक्षा कोई ऐरी गहरी चीज़ ही नहीं है। शिक्षा बड़ी ही होनहार चीज़ है। वो हमें जीना सिखाती है, वो बोलना सिखाती है, वो एक जीवन का उद्देश्य सिखाती है कि हम क्यों आए हैं यहाँ। तो ये शिक्षा सिखाती है। मार्क्स लाकर मान लो 90 वाला आदमी इसमें से क्या अचीव करेगा? मान लो आज एक दौर चला है, लेकिन मैं आज भी थोड़ा बहुत उसके बारे में आशावंत हूँ कि एक समय ऐसा भी आएगा कि ऐसे लोग समाज को लीडिंग करेंगे। ओके। तो कोई एक एडवाइस आप उन बच्चों को देना चाहें, या फिर एक एडवाइस उन बच्चों को जो स्ट्रेस लेते हैं इन सब चीज़ों का, मार्क्स वगैरह का, और एक एडवाइस उन पेरेंट्स को कि उन पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग इज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो कोई पर्टिकुलर 2 मैसेज आप देना चाहें उन दोनों कैटेगरीज में? देखिए, मैं 10वीं में पढ़ रहा हूँ, फिर मैं 11वीं में आऊँगा, फिर मैं 12वीं में आऊँगा, फिर मैं कॉलेज करूँगा। तो मतलब ये क्या है, इट इज स्टेप। मतलब 10वीं तक जो नॉलेज मुझे प्राप्त करनी है वो मेरे लिए करनी है। ओके। मेरे लिए करनी है। अभी तक बच्चे को पता ही नहीं है कि मैं एजुकेशन मेरे खुद के लिए ले रहा हूँ। जब ये समझ में आ जाएगा कि मैं एजुकेशन खुद के लिए कर रहा हूँ, मैं शिक्षा खुद के लिए कर रहा हूँ, तो वो सीखने लगेगा और वो लॉन्ग टाइम रहेगी। वो लॉन्ग टाइम रहेगी, मार्क्स भी आएंगे और वो बच्चा भी होनहार बनेगा, और इसके कारण अपने माँ बाप भी आनंदित हो सकते हैं। चलो, फियर की बात आई, तो आपको टॉपर करना है इसलिए फियर है, हाँ। आपको पास होना है इसलिए फियर है,
लेकिन आपको सीखना है, उसमें फियर नहीं आएगा। ओके। तो सीखने वाले बनो, प्रिपेयर करने वाले, प्रीपेड एंड पोस्ट पेड का जमाना है, मुझे पता है भाई। प्रीपेड है वो थोड़ा बहुत चलेगा, पोस्ट पेड चलेगा, प्रीपेड को फेंक देंगे, ऐसी बात नहीं है। ये मनुष्य की बात है, हम मनुष्य हैं, तो शिक्षा से ऐसे जुड़े तो मैं समझता हूँ कि समाज में एक अच्छा वातावरण बन सकता है। ओके। तो जैसे अब जब एजुकेशन हो गई, उसके बाद हम जाते हैं नौकरी की तरफ, और 90% हमारे देश में गवर्नमेंट नौकरी के लिए तलाश करते हैं उस चीज़ में, एंड प्रिपेयर करते हैं, स्ट्रगल करते हैं उस चीज़ में, एंड उसमें कई एक पर्सपेक्टिव जो आता है काफ़ी लोगों का, काफ़ी चुभता है उन्हें, वो है कास्टिज़म, रिजर्वेशन। ओके। तो ये आपको क्या लगता है, किस हद तक ये चीज़ें जस्टिफाइड हैं, और किस हद तक हमें एज अ सोसाइटी इस चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी चाहिए? देखिए, रिजर्वेशन का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। उस पर बात करने के लिए मैं एलिजिबल हूँ या नहीं मुझे पता नहीं है। ओके। लेकिन फिर भी आपने पूछा है, तो मैं रिजर्वेशन को इस तरीके से समझता हूँ कि जिसकी एक सोशल मतलब उसका चयन नहीं है और इकोनॉमिकल वो एबल नहीं है, सोशल बैकग्राउंड उसका ठीक नहीं है, उसको पढ़ने का एक अवसर देना चाहिए, नौकरी का अवसर देना चाहिए। उसके कारण रिजर्वेशन आई है। ओके। ओके, तो रिजर्वेशन से सबको एक लाइन में लाने का प्रयास है, मैं ऐसे समझता हूँ। तो अब जैसे इक्वालिटी की बात करी हमने, तो दो जेंडर हैं जो इन इक्वालिटी के ऊपर भी काफ़ी रेगुलरली आर्गुमेंट में रहते हैं, मेल फीमेल। फीमेल वांट इक्वालिटी इन एवरी फील्ड, प्रोफेशन वाइज, एजुकेशन वाइज, एंड अभी के टाइम में दे आर गेटिंग इट। तो उसमें अभी भी इस चीज़ का ढिंडोरा करना या फिर उस चीज़ को पोर्ट्रे करना वैसे कि हमें इक्वालिटी नहीं मिल रही है या नहीं हो पा रहा कुछ ऐसा, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें थोड़ा बहुत मुझे ज़्यादा बोलना पड़ेगा, मुझे ऐसे लगता है। ओके। सब्जेक्ट ऐसा है, ढंडेरे पीटने वाले लोग हैं वो ढंडेरा पीटेंगे। ओके। लेकिन जो प्रावधान है वो प्रावधान हमारे संविधान ने दिया है, मतलब ये प्रावधान है, वो नेशन बिल्डिंग के लिए है, नेशन बिल्डिंग के लिए ये सब हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजर्वेशन के कारण, हाँ मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, ये मेरी पर्सनल मान्यता भी समझ लो, कि कोई ऐसा समय भी आना चाहिए कि ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाए। ऐसा भी समय आना चाहिए और आएगा, आने वाले समय में ऐसा हो भी सकता है। ओके। कब आएगा? तो जब हमारे मानसिकता में इक्वालिटी आ जाएगी। ओके। मतलब हम ऐसे स्वीकार करने लगेंगे, सबका स्वीकार करना है। तो आप रिजर्वेशन के बारे में आपको शायद पता होगा कि रिजर्वेशन में एक सोशल पॉइंट भी है, इकोनॉमिकल पॉइंट नहीं है, सोशल पॉइंट। मान लो इकोनॉमिकल में आज बढ़ोतरी हुई है, इकोनॉमी में रिजर्वेशन कोटा वाले लोग इकोनॉमी में थोड़े साउंड हुए हैं, लेकिन सोशल मान्यता के बारे में काफ़ी कुछ सवाल बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारे लीडर इस बात पर गहरा चिंतन करके वो तो चलाते हैं। आज भी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज भी सोसाइटी में हमारे कुछ ऐसी लोग हैं, कुछ ऐसी कास्ट हैं जिनको अभी भी हम सोशली एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं या वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बैकवर्ड जगहों में आज भी आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, हम मीडिया देखते हैं और शायद हम अभी तो सोशल मीडिया आ गया है, तो इसीलिए काफ़ी कुछ ऐसे क्वेश्चन समाज में पैदा होते हैं पैदा। ओके। क्योंकि सभी जगह पे ब्रॉडनेस आना संभव नहीं है, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ, और जहाँ ब्रॉडनेस है वहाँ ये है ही नहीं। तो सर, जैसे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी मार्क्स से ऑब्सेस्ड है, मतलब 90% आएंगे ये लोग देखेंगे, 4 लोग देखेंगे, 80% आएंगे 2 लोग देखेंगे, 60 आएगा कोई भी नहीं देखेगा। तो इन मार्क्स के बाद फिर हमारी जॉब्स आती हैं। अब जॉब्स में लोगों का बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है कि रिजर्वेशन था इस चक्कर में नहीं मिला, ये था वो था, उस पर आपका क्या टेक रहेगा? बहुत ही संवेदनशील ये सब्जेक्ट है, लेकिन आपने छेड़ा है तो मैं कुछ इस पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा। देखिए, भारत में
आज़ादी के बाद ऐसी कुछ परिस्थितियां थी कि कई समाज, कई लोग शिक्षा से वंचित थे, तो उसको एक समानता के रूप में लाने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया। तो मतलब रिजर्वेशन से वो पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद नौकरी करेंगे, मतलब अपना अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, और इसके कारण नेशन बिल्डिंग भी होगा। मतलब इसके कारण आप बोल रहे हैं कि मतलब मार्क्स में ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ये पुरानी बात है। ये अभी की बात नहीं है। पहले ये था कि पहले मार्क्स में अनबैलेंस रहता था, लेकिन अभी तो रिजर्वेशन कैटेगरीज के लोग पढ़ने में ज़्यादा, मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं तो मार्क्स भी आएंगे, मार्क्स आएंगे तो उसमें भी मतलब कंपटीशन होगी, और फिर कंपटीशन पूरी वाली आएगी। तो ये सिस्टम अभी थोड़ी बहुत सामान्य ही आपको दिख सकती है, लेकिन रिजर्वेशन दिया है उसका कारण यही है। दूसरा कारण ये भी है कि कई लोगों को हमने सामाजिक रूप से उसका स्वीकार नहीं किया है। वो हिंदुइज्म की सिस्टम नहीं है, फिर भी हुआ है, नहीं होना चाहिए लेकिन हुआ है। तो इसके कारण भी एक इक्वालिटी के कारण रिजर्वेशन मतलब हमारे बंधारण में दाखिल किया गया है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपने जैसे मेंशन किया हिंदुइज्म, एंड हमने रिसर्च करने के बाद हमें पता लगा कि आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं लास्ट 20 साल से ऊपर से। हाँ जी। तो कैसा है वहाँ का एटमॉस्फेयर एंड हाउ डू थिंग्स वर्क आउट? बस संघ का एटमॉस्फेयर क्या है? हिंदुत्व है, नेशन बिल्डिंग है, राष्ट्र प्रेम है। तो ये चीज़ हमने काफ़ी सुनी है कि आरएसएस इज मतलब वो बायस्ड है सिर्फ एक रिलीजन के लिए, तो कितने हद तक सच है ये चीज़ें? मतलब इसकी बात मुझे छेड़नी पड़ेगी। देखिए, संघ को मैं आपको सवाल करूंगा अब, आप आरएसएस की शाखा में गए हैं? नहीं। ओके, आपने आरएसएस की बात किसने आपको आरएसएस की बात बताई? ऐसा कोई आदमी? मीडिया चैनल्स एंड न्यूज़। कोई संघ के वाले व्यक्ति ने आपको बात नहीं बताई? ओके, संघ के कोई कार्यक्रम में गए हैं क्या? नहीं। देखिए, संघ मतलब शाखा, शाखा मतलब समझ रहे हैं? वो सुबह में या कोई भी समय पर वो वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता मिलके एक मैदान में शाखा लगाते हैं, शारीरिक कसरत करते हैं, राष्ट्र के गीत गाते हैं, राष्ट्रभाव की बात करते हैं, मतलब राष्ट्रभाव खिलौने के लिए वो काम करते हैं। तो जिस लोगों ने संघ देखा नहीं है वो लोग सब कुछ बोलेंगे। हिंदुइज्म मतलब बोल रहे हैं, मैंने ही बोला तो इसलिए आपने क्वेश्चन कर दिया कि भाई संघ हिंदुइज्म क्या है? हिंदुइज्म छोटा मोटा मतलब बात है ही नहीं। हिंदुइज्म छोटी मोटी बात नहीं है, हिंदुइज्म बहुत बड़ी बात है। हिंदुइज्म मतलब सारे संसार के मनुष्य को स्पर्श करने वाली बात है। हिंदुइज्म यानी जीव जगत को स्पर्शने वाली बात है। इतना ब्रॉड विचार करना ये कोई संगठन के लिए तो बुरी बात नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आरएसएस की पूरा विजन है वो केटर करती है हर एक रिलीजन को? बिल्कुल रिलेटेड करती है, बिल्कुल मनुष्य मात्र को रिलेटेड करती है, मनुष्य मात्र। तो ये हम केसेस फिर क्यों सुनते हैं, ये सारी चीजें क्यों सुनते हैं कि एक ही रिलीजन के लिए बायस्ड है हम लोग? मैंने अभी बताया कि आपने किसके पास से संघ सुना है? आपने किसी संघ वाले व्यक्ति के पास से संघ सुना है क्या? और संघ को खुद देखा है क्या? आपने खुद देखा है तो आपके दिमाग में उसके लिए जो भावनाएं बनेगी, मैं ऐसे नहीं कहता आप संघ को अच्छा कहे, आप खुद प्रयत्न करके उसको सोचने का, समझने का प्रयत्न करें। जैसे मोहन जी ने एक बार बताया था, मोहन जी भागवत आपने नाम सुना ही है। हमारे संघ के सरसंघ चालक जी है। तो संघ को बाहर से कैसे मानेंगे भाई, आप कैसे समझेंगे? संघ में आना पड़ेगा, फिर संघ समझ में आएगा। तो फिर ऐसे क्वेश्चन मैं समझता हूं कि नहीं होंगे। तो सर, जैसे आपने अभी हिंदुइज्म की बात करी है, एंड हमें हमारे रिसर्च करने के बाद भी पता चला कि आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं लास्ट 20 सालों में। हाँ जी।
तो आरएसएस का क्या मतलब है एंड क्या विजन है उनका, यदि आप एक बार उस पर अपना टेक देंगे? आरएसएस मतलब हिंदुइज्म, ओके। आरएसएस मतलब नेशनलिज्म। संघ हिंदुत्व की बात करता है। हिंदू मतलब क्या है? वो संघ की परिभाषा, संघ तो ऐसे बोलता है, हिंदुत्व का काम हमारी सनातन संस्कृति का काम है। उसमें कोई नया हम नहीं कर रहे। और हमारी संस्कृति कैसी काम कर रही है, हमारी संस्कृति की फिलोसॉफी कैसी है? वो मनुष्य मात्र के लिए सोचने वाली फिलोसॉफी है, सारे संसार के मनुष्य के लिए। हिंदुइज्म मतलब क्या समझते हैं आप? लोग कैसे समझते हैं? हिंदुइज्म बहुत ब्रॉड एक फिलोसॉफी है। फिलोसॉफी नहीं, एक जीवन पद्धति बोलूंगा मैं। संघ ऐसे बोलता है, संघ में हमें ऐसे सिखाते हैं, हिंदुइज्म, हिंदुत्व जीवन पद्धति है, मनुष्य को कैसे जिया जाए। जैसे बोलूं मैं कि हिंदुत्व में, हिंदुइज्म में तो चींटी का भी विचार किया है, पंछी का भी विचार किया है, प्राणी का भी विचार किया है, तो मनुष्य का कितना किया होगा? मतलब मनुष्य के उत्कर्ष की बात है, मनुष्य के जीवन विकास की बात है, मनुष्य को कैसे जीना है। ये हिंदुइज्म है। हिंदुइज्म रिलीजियन बोल के उसको हम छोटा करेंगे, वो ठीक नहीं लगेगा। रिलीजियन है, लेकिन संघ की मतलब एकदम क्लियरिटी है कि हिंदुइज्म इतना ब्रॉड विचार है। तो हमने कई सारे ऐसे केस भी सुने हैं कि आरएसएस सिर्फ एक ही रिलीजन को लेके बायस्ड है, तो ये किस हद तक सच है? मैंने बताया ना, आरएसएस हिंदुत्व को लेके चलता है। Okay. और हिंदुत्व ब्रॉड विचार है, बहुत विस्तृत विचार है, विशाल विचार है। तो आप मानते हैं बाकी भी रिलीजन्स में भी? अब रिलीजियन बोल रहे हैं तो ये फंडा आएगा, सबको लगेगा कि भाई ये हिंदू की इज्म लेके चल रहा है, ऐसे मतलब ब्लेम लगेंगे ही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि किस हद तक आप वो चीज़ एग्री करते हैं कि हाँ, हम एक पर्टिकुलर रिलीजन सपोर्ट करते हैं। संघ हिंदुत्व का सपोर्ट करती है, ओके, एंड बस बाकी नेशनलिज्म की बात करती है। ये दोनों तो, और एकदम नेशन के लिए जरूरी भी है। काफ़ी हमने ऐसे भी सुना है कि मॉब काफ़ी चलते हैं उसमें, आरएसएस में। जैसे सपोज किसी एक आदमी को दिक्कत हुई, उसने फ़ोन किया, उसका दोस्त आया, उसका दोस्त आया, तो ऐसे कर करके 5-6 लोगों की भीड़ इकट्ठा खड़ी हो जाती है। देखिए, तो ये क्या बिल्कुल देखिए, संघ आज तो बड़ा संगठन बन गया है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, आपको पता है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में बहुत अच्छी बातें कही है जी। और भारत को आरएसएस ने प्रधानमंत्री दिए हैं, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन उसके साथ ये भी समझना चाहिए कि ये विशाल समुद्र में कुछ वैयक्तिक रूप से गलतियां भी होंगी। तो ये व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, समझो आप। व्यक्तिगत व्यक्ति का कोई पूर्वग्रह है। कई लोग वैसे भी बोलते हैं कि संघ में ज्ञातिवाद है, ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा है। मैंने संघ में ज्ञातिवाद नहीं देखा है। संघ का गणवेश देखा है आपने? नहीं। संघ का गणवेश है, हमारा जो ड्रेस है, तो मतलब ये पहनते हैं तो सब स्वयं सेवक है। संघ में तो स्वयं सेवक है, और कोई डेफिनेशन है नहीं, सब स्वयं सेवक है। तो मतलब सिमिलैरिटी की बात संघ करता है, लेकिन कोई पूर्वग्रह के कारण, कोई व्यक्ति की अपनी भीतर की प्रॉब्लम के कारण उसका प्रॉब्लम होता है, और वो संघ का आदमी है इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा कहेंगे वो ठीक नहीं लगेगा भैया। तो ये पर्सनल लोगों की जो होती हैं वो उसमें इन्वॉल्व, पर्सनल मान्यताएं की बातें हैं ये। ओके। तो जैसे अभी हमने लेटेस्ट जो प्रोटेस्ट अभी हाल ही में सुनने को आए हैं, नेपाल प्रोटेस्ट हुआ था एंड लद्दाख प्रोटेस्ट हुआ था, तो काफ़ी जेनजी ओरिएंटेड प्रोटेस्ट थे ये। नेपाल में उनकी सोशल मीडिया बंद हुई, उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट किया। लद्दाख में दे वांट अ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी और एक रिजर्वेशन चाहिए उनको। तो इस बेसिस पे आपका क्या व्यू है कि जेनजी आज के टाइम पे वो प्रोटेस्ट उठने के लिए, करने के लिए उठ रहा है? देखिए, जेनजी जो जनरेशन है, तो वो इस दौर से गुजर रही है कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव उस पर है। मैं पहले आपको बता दूं कि जेनजी मतलब क्या समझते हैं। मैं जेनजी मतलब ताकत बोलता हूँ। ओके। जेनजी मतलब ताकत। उसके पास नॉलेज है,
पावर है, वो सोशल मीडिया का प्रयोग कर रही है। मतलब उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन आ गई है कि उसके पास पावर है, लेकिन उसको सही दिशा नहीं मिल रही। और जो दिशा जिसको देनी है वो देगा, और वो सोशल मीडिया के कारण ऐसे फैल जाएगी, तो वो दिमाग जेनजी का बिगाड़ रही है। जेनजी का दिमाग बिगड़ा नहीं है, जेनजी भारत की आने वाली कल है। आप समझो, जेनजी से ही भारत है, हमारा भारत है, अगले सालों का भारत है, मतलब नॉलेजेबल भारत है। लेकिन दृष्टि में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है। तो वो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं वो लीडरशिप प्रॉब्लम है या फिर क्या दिक्कत है कि वो चीज़ इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो गए? नहीं, सड़कों पे उतर आए, इन्फ्लुएंस हो गए हैं। मतलब सभी लोग बोल रहे हैं कि भाई युवा लोग भटके हुए हैं, तो वो भटकेंगे ही, वो भटकेंगे ही। उसके काम के ऊपर श्रद्धा या विश्वास, उसके काम पर, उसकी शक्ति ऊपर भरोसा करेंगे, तो वो अच्छे काम के लिए, एक अच्छी सोच वाले काम के लिए, जो समाज को जरूरी है वो काम के लिए, वो नेशन को जरूरी है वो काम के लिए, वो ऐसे मुड़ सकते हैं। ओके, डेफिनेट मुड़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि अच्छी बात, क्योंकि हम स्पिरिचुअल से दूर जा रहे हैं, आध्यात्म से हम दूर जा रहे हैं, तो इसलिए इन सब बातों में हमें इंटरेस्ट नहीं रहा, तो हमें ये बाहर वाली बातों में इंटरेस्ट रहा है, तो जेनजी के प्रॉब्लम होते रहे। तो ये स्पिरिचुअलिटी जो आपने मेंशन करी कि ये कहीं ना कहीं एक वे आउट हो सकता है जेनजी के इस आउटबर्स्ट का, या इन सब सारी चीज़ों का? देखिए, स्पिरिचुअलिटी है ना, वो व्यक्ति को शांत करती है, ओके, एक दिशा देती है, एक दृष्टि देती है। कई लोग, आप स्पिरिचुअल लोग देखे होंगे, तो उसको मतलब जीवन का एक मार्ग मिलता है। तो हमारा भारत वैसा ही था। भारत की मूल जो उसकी क्या है कि आइडेंटिटी है, कई लोगों ने आक्रमण किए, भारत की संस्कृति को मतलब छिन्न भिन्न करने का प्रयत्न किया, फिर भी हम इसमें से बाहर आए हैं। भारत बाहर आया है। भारत अपनी अंदरूनी ताकत, जो आध्यात्मिक ताकत, वो सब में है, हमारे सब भारतीय में ये है। ये तो हमारा आत्मा है भैया। लेकिन तकलीफ क्या है, हम आत्मा की सुनने के आदी नहीं हो रहे हैं। काफ़ी कुछ सुनाई दे रहा है, तो इसी के लिए हमें ये सब शोर में जो पूरी जो हमारी जो वो मतलब वैल्यूएबल वाली बात है, ये हम नहीं सुन पा रहे हैं। तो सर, आपके लिए रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में क्या डिफरेंसेस है? देखिए, रिलीजियन जो है वो हमारी आचार पद्धति है, वो हमारी जीवन पद्धति है। जैसे कि त्यौहार मनाना, जैसे कि हमारा सामाजिक एक वो मतलब दायरा तय हुआ है, सामाजिक ढांचा बना है, ऐसा धार्मिक ढांचा भी है। मंदिर है हमारे, ये सब मतलब जो प्रतीक दिख रहे हैं, उससे हम जो आचार कर रहे हैं, वो हम प्रवृत्ति कर रहे हैं, वो हमारी एक्शन है, वो धर्म है। लेकिन अध्यात्म दिखता नहीं है, अध्यात्म दिखता नहीं है, फिर भी उसकी असर है। हमारे धर्म में ये असर ज़्यादा है। मतलब ये समझ रहे हैं, मैं मंदिर को ही बोलूँगा, मंदिर बोलेंगे तो आप धर्म बोलेंगे, पर मैं ऐसे बोलूँगा मंदिर मतलब अध्यात्म। तो कैसे होगा? तो मंदिर में जाते तो शांति मिलती है, कुछ आनंद मिलता है, तो आखिर में आनंद ही जीवन है। तो अध्यात्म तो बहुत बड़ा विषय है भाई। वो मैं तो एक टीचर हूँ, अध्यापक हूँ, इसके बारे में जो कुछ मेरी समझ है इतना ही बोल सकता हूँ। लेकिन मुझे अध्यात्म भारत का प्राण है, वो हमारा प्राण भी होना चाहिए, भारत का नहीं, अध्यात्म सबका प्राण होना चाहिए, मैं तो ऐसे समझता हूँ। तो आपके कोई इंस्पिरेशन रहे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जिन्होंने इंस्पायर किया हो आपको कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा बढ़ें? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी, ओके, उनको मैंने पढ़ा है, महसूस किया है, ऐसा बोलूँगा मैं। जब किसी को महसूस करते हैं ना, तब वो आइडियल होता है आप हमारे लिए। स्वामी विवेकानंद जी ने जो काम किया है, भारत के आध्यात्मिक शक्ति को जागृत किया है, वो भारत का भ्रमण करते रहे थे,
और भारत मतलब अध्यात्म की बात मैं अलग करूँगा, आप अलग करेंगे, कोई अलग करेगा, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जो है वो करो ना। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भारत का अध्यात्म जो है वो बोला है, इसीलिए अमेरिकन पागल हुए थे। समझ में आ रहा है? वैसे वैसे पागल नहीं हुए थे, जो है भारत का आत्मा है उसकी बात की थी। तो इसीलिए समाज में उसका प्रभाव है, और मेरे जैसे पर भी उनका प्रभाव पड़ा है। तो उनका अध्यात्म बहुत मुझे स्पर्शने। तो अगर आप सम अप करें, मतलब अपनी लाइफ की जितनी भी जर्नी रही हो, तो कोई ऐसी पर्सनालिटी, कोई ऐसा इंसान जिसको आपने अपना गुरु माना हो, मतलब उसको देखे, उसके कदमों पे चलना, तो ऐसा कोई इंसान रहा है आपकी लाइफ में? वैसे तो मैं सीखने वाला आदमी हूँ भैया, मैं सीखता रहा हूँ, लेकिन मुझे नाम भी मुझे कहने चाहिए। पांडुरंग शास्त्री जी का नाम आपने सुना होगा। स्वाध्याय परिवार की प्रवृत्ति भारत में चल रही है। तो बचपन में जब मैं छोटा था तो मैंने बात बताई कि दादाजी के साथ जीना, गांव की स्कूल में पढ़ना, उनके साथ दादाजी के विचार लेके कई लोग हमारे गांव आने लगे, घर पर आने लगे। बाल संस्कार केंद्र के जरिए बच्चे इकट्ठे होते थे। मेरा अध्यात्म है ना, वहाँ से जागृत हुआ था, मैं ऐसे बोलूँगा, जागृत हुआ। कैसे जागृत हुआ? तो उस टाइम श्लोक के परिचय में आना हुआ, भगवत गीता के परिचय में आना हुआ। छोटी सी उम्र में, 5-7 साल की उम्र में वो श्लोक बोलने लगे हम। तो मतलब अध्यात्म का बेस मैं समझता हूँ कि बचपन से हुआ था, और स्वामी विवेकानंद जी जैसे महान तत्वचिंतकों ने उसको मतलब हवा दी। तो मैं एक बात और भी कहूँगा कि पांडुरंग शास्त्री ने भी मेरे अंदर आध्यात्मिक प्राण डाले हैं। ओके, आपने बताया कि ये मेरे गुरु हैं। मतलब पांडुरंग शास्त्री जी किसी का गुरु नहीं बनते थे, लेकिन वो गुरु है। उन्होंने किसको गुरु बनाया था? कृष्णम वंदे जगत गुरु। वो कहते थे कृष्ण जगत का गुरु है। स्वाध्याय परिवार में आज भी बोला जाता है कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जगत का गुरु है, क्योंकि गीता कहने वाला गुरु कृष्ण है। और गीता कही है वो। आप अब स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे हम, तो उसमें समझो आप गीता किसके लिए है कि भाई अर्जुन के लिए है। कोई ऐसा बोलेगा, कोई ऐसे बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, गीता तो सब मनुष्य के लिए है, सभी मनुष्य के लिए है। तो आज देख रहे हैं हम इस्कॉन ग्रुप का, हम देख रहे हैं कि ग्लोबली हो रहा है। कृष्ण का विचार आज पूरे ब्रह्मा मतलब विश्व में जा रहा है। तो आध्यात्म किसी एक का नहीं है, उस पर सबका अधिकार है। और गुरु बनने की बात, तो गुरु मैं ऐसे कहूँगा, पांडुरंग शास्त्री जी को मैंने देखा है, 3-4 बार देखा है, लेकिन उनके विचारों के कारण, उनकी प्रवृत्ति के कारण मेरा डेवलपमेंट हुआ। लेकिन गुरु के तौर पर मुझे एक मेरे मोडासा के ही, अरावली के ही एक आदमी का नाम मुझे कहना चाहिए, डॉक्टर विनोद भाई पुरानी करके। जब मैं ग्रेजुएट हो गया तो वो संस्कृत के प्रोफेसर थे, वो मेरे संपर्क में आए, मैं उनके पास जाने लगा। उनकी एक संस्था थी भारतीय तत्वज्ञान मंदिर करके, वो आज संस्कृत सोमनाथ यूनिवर्सिटी के साथ संलग्न है। संस्कृत का काम करती है, संस्कृति का काम करती है, शोध संशोधन होता रहता है, मैन्युस्क्रिप्ट पर काम करती है। तो फिर मैं तो सहज गया था, मुझे सर जी पसंद थे, मैं उनके पास गया। तो 1 बार 2 बार फिर समझ में आया कि उनके तो बच्चे ही भी नहीं थे। तो मुझे थोड़ा दुलार भी आया कि चलो सर को बच्चे नहीं है तो मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँगा। भाई ऐसा संबंध बन गया, मुझे पुत्रवत स्नेह उन्होंने दिया। आज वो इस संसार में नहीं है, उसको मैं इस पॉडकास्ट के जरिए मैं प्रणाम भेजता हूँ, मेरा आभार प्रकट करता हूँ। उनके कारण उनको मैं गुरु मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास रहे हैं, मेरे सामने रहे हैं, मुझे दिशा दी है। वैसे तो मैं सबको गुरु मानता हूँ, किसी के पास सीखता हूँ, मैं आपसे भी कुछ सीख कर जाऊँगा तो आप भी मेरे गुरु हो जाएंगे। तो मतलब ऐसे कई लोग आए हैं। तो डॉक्टर पुरानी जी ऐसे मेरे गुरु रही है। भारतीय तत्वज्ञान मंदिर संस्था में मुझे भी निखरने का अवसर मिला है। आज वो संस्था के जो मतलब अध्यक्ष है, वो संस्था का काम देख रहे हैं। वो आपने डॉक्टर वागीश कुमार जी का नाम सुना होगा, वो कांकरोली युवराज है, वो बड़ौदा में रहते हैं, वो काम देख रहे हैं अभी।
दूसरा एक नाम डॉक्टर DM दवे, दिनकर दवे करके एक नाम मेरे सामने आ रहा है अभी। तो मतलब मैं भारतीय तत्वज्ञान मंदिर में संस्कृति सीखा हूँ, मेरे स्कूल में मैं एक्शन सीखा हूँ, प्रक्रिया सीखा हूँ। दूसरी बात आई है सोशलिज्म। सोशलिज्म मैंने कहाँ से सीखी? तो मतलब ये हमारे मोड़ासा में सार्वजनिक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के ये डॉक्टर थे। वो भी आज नहीं है। मेरे 2 गुरु मैं जिसको मानता हूँ उसको आज दिल से याद करता हूँ, उसको भी मैं प्रणाम भेज रहा हूँ, उनको भी। तो डॉक्टर DM दवे, आप मानेंगे नहीं, उस संस्था में उस टाइम के MD थे वो, और उसका डायग्नोस इतना अच्छा था। अरावली डिस्ट्रिक्ट है ना, वो राजस्थान के बगल में पड़ता है, तो मतलब राजस्थान के मरीज भी अरावली में मोड़ासा में आते थे। और डॉक्टर DM दवे का डायग्नोसिस इतना अच्छा था कि वो लोग, सब लोग दवे साहब नहीं बोलते थे, देव साहब बोलते थे। देव साहब मैंने देखा है, नज़दीक से देखा है कि लोग इनके पैर छूते थे, और वो भी दर्दी आता था तो उसको वो मतलब तपासने के पहले वो प्रणाम करते थे, आइए, ऐसे हंस के बोलते थे। ऐसे आदमी के साथ जीना हुआ। उन्होंने मुझे समाज कार्य सिखाया, संवेदना सिखाई, क्योंकि वो तो मरीज का काम करते थे। उनके साथ कई कामों के साथ जुड़ा होना शक्य हुआ। वो मेरा सद्भाग्य है, ऐसे लोगों के साथ सहज ही मिलना होता था। आप एक और देखिए, मैं बुजुर्गों की बात करूंगा तो शायद किसी को अच्छा लगे या न लगे, लेकिन मैं बोलूँगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में, भारतीय आचार पद्धति में बुजुर्ग हमारे सब कुछ है। वो हमारी परंपराएं हैं। तो ऐसे एक आदमी डॉक्टर दीपक काशीपुरिया, उन्होंने मेरे ऊपर एक किताब लिख दी। आपके ऊपर? मेरे ऊपर। मैंने उसको बोला कि आपको क्यों लिखना है भाई? तो मैंने, कॉल आया था, मुझे पता नहीं था, मैं तो भाई बोला, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं 80 साल का बूढ़ा आदमी हूँ। फिर मैंने दादा बोला कि दादा आपको मुझ में इंटरेस्ट क्यों है? तो उन्होंने बोला कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि मैं एक चरित्र लेखन करना चाहता हूँ। मैंने बहुत मना किया, क्योंकि उस टाइम मैं संघ के काम में था और संघ प्रशस्ति के कामों में नहीं पढ़ना चाहता, संघ का एक स्वयंसेवक के नाते मैं नहीं करना चाहता था। लेकिन उनकी इतनी बड़ी मुझे मिलने की तालावेली थी, तो उन्होंने बोला कि मैं तुझे मिलने के लिए आऊँगा। अब वो 200 किलोमीटर दूर रहते थे, बड़ौदा शहर में रहते थे, तो वहाँ से आने के लिए तैयार हुए। तो मैंने बोला दादाजी आप मत आइए, आप ऐसा करो, मैं लिखवाऊँगा, आप शांति रखो, मैं एक दिन आऊँगा बड़ौदा। 2-4 महीनों के बाद मैं वहाँ चला गया। एक दिन बड़ौदा काम था, वहाँ चला गया और याद आया कि चलो दीपक सर को मिलता हूँ, और मैं मिलने के लिए गया। तो मैं उनकी मतलब कृपा में आ गया, उनकी जिद पे आ गया, उनकी जिद में आ गया मैं। उन्होंने ऐसे बोला कि कब लिखूँ मैंने ऐसे बोला कि भाई मैं मना करने के लिए आया हूँ, आप शांति रखें, मैं आपको मिलने के लिए आया हूँ, हम मिल के चले जाएंगे। अब तो लिखना है, क्योंकि हमारा पहली बार मिलना हुआ था, हो गया। और उनको ऐसे लगा कि नहीं अब तो लिखना है। मैंने काफ़ी मना किया, लेकिन लास्ट में उन्होंने ऐसे बोला, वो लाइन मुझे अभी याद है, तुम एक बुजुर्ग का अनादर कर रहे हो, तुम पढ़े लिखे हो क्या? तुम धर्म की बात करते हो क्या? तुम आध्यात्म की बात करते हो क्या? वो अच्छी अच्छी बातें करते हो, बुजुर्ग का अपमान करते हो, मेरा आशीर्वाद ले लो। फिर मैं सर रुक गया और एक चरित्र लिखा, उनको भी मैं याद करता हूँ। तो ऐसे कई लोग हैं, तो उन्होंने मुझे मतलब मेरे व्यक्तित्व को एक दिशा दी है, एक दृष्टि दी है। मतलब समाज कार्य, एक मतलब शोध और संस्कृति का कार्य, समाज का काम ऐसे होता रहा, सहज होता रहा, ऐसा मैं मानता हूँ। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आपने इतने सारे लोगों से इंस्पिरेशन ली, एंड वो लीडरशिप क्वालिटी आप में उन सब लोगों का एक रिफ्लेक्शन बन के आया। तो बहुत ही अच्छी बात है वो चीज़, अगर आपने उन सब चीज़ों से सीख ली। हाँ जी। तो इतने सारे जो आपके आइडियल रहे आपकी लाइफ में, उनसे आपने सारी चीज़ें सीखी, समाज कार्य सीखा, लीडरशिप सीखी, तो अभी तक आपका कोई ऐसा
एक्सपीरियंस हो जिसमें आपकी वो सारी क्वालिटीज़ एक ही प्रोजेक्ट में निकल के आई हो, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है आपका? नहीं, क्वालिटी एक में मतलब देखिए, कोई समाज का काम करना है या आपको हेल्प का काम करना है तो वो ऐसे ही लीडरशिप आ जाती है। बट सब में आनी पॉसिबल नहीं होती ना वो। नहीं, वो मैं समझता हूँ बॉर्न भी आ सकती है। ओके। मैंने आपको बताया मेरी हॉस्टल लाइफ में, तो उस हॉस्टल लाइफ में मैं महामंत्री के रूप में, जीएस जनरल सेक्रेटरी के रूप में चयनित हुआ था। हॉस्टल के? ओके। वैसे तो पहले ही प्राइमरी में पढ़ता था, वहाँ भी लीडरशिप लेता था। वहाँ भी मैं जीएस बन जाता था, इलेक्शन लड़के बन जाता था। इलेक्शन भी होते थे उस टाइम पे, है ना? वो 2-4 खड़े हो जाएंगे तो इलेक्शन ही होगा ना। हाँ, एग्जैक्टली। तो मतलब ये सब हुआ। लेकिन हॉस्टल में जो हुआ, मतलब 200 बच्चे थे, अभाव था। मैंने आपको बताया है पहले कि मतलब समस्याएं थी, संसाधन बहुत कम थे और उसमें जीना था, उसमें पढ़ना था। तो हॉस्टल का एक दायरा था हमारा कि 200 बच्चे रहते थे, हम लोग साथ में रहते थे। उसके खाने की जिम्मेदारी, खाने बनाने की जिम्मेदारी के लिए ये जीएस बनता था। तो पूरा सराउंडिंग, उसका खर्च करना, आप मानेंगे नहीं, 16 की उम्र का एक लड़का महामंत्री बनने के बाद इन सब चीज़ों में पड़ जाता है। मतलब ये क्वालिटी वाली बात तो कहलाएगी। मुझे भी ये जो मेरा जो समय है। तो ये आपने सोचा हुआ था पहले से कि मुझे वहाँ महामंत्री बनना है? नहीं, इसमें क्या हुआ, नहीं, वो पहले से ही मैं कुछ लीडर बनने की बात आती तो मैं खड़ा हो जाता। एग्जैक्टली। हर किसी के बस की बात भी नहीं है ना ये चीज। तो इसमें भी ऐसा हुआ, 7-8 लोग खड़े हो गए। तो उसमें फिर इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन में जीत गया और फिर जीतने के बाद लीडर बने तो थोड़ा बहुत ऐसे पावर आया कि चलो कुछ करते हैं अच्छा बच्चों के लिए। तो मतलब हॉस्टल की पूरी जिम्मेदारी मेरी रहती थी। तो प्रोफेसर्स के साथ अच्छा व्यवहार बना रहता था, खरीदारी करनी पड़ती थी, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना भी। मतलब हॉस्टल में रेक्टर नहीं था, वो रेक्टर, महामंत्री रेक्टर, उनको साथ समूह जीवन, मैंने शब्द बोला था समूह जीवन, साथ में रहना है, साथ में विकसित होना है। तो हमारा काम भी मतलब सफाई करना, खाना बनाने के लिए बावर्ची थे, लेकिन खाना बनाने में मदद करने का काम किसका था? बच्चों का था। हम ऐसा भी करते थे, खाना बनाते थे, सफाई करते थे। और हमारी लीडरशिप यहाँ पर कुछ ऐसे मोड़ पर आ गई। पहले तो मुझे लगता था कि लीडर बनने का मतलब ऐसे बन जाता था। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि लीडर बनना का प्रयत्न करना चाहिए या बन जाना चाहिए। तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये लोगों को समझ में आता है कि ये लीडर है। ये लोगों को, सामने वाले को क्वालिटी सामने से ही पता लगती है, सामने से ही पता चलती है। तो मतलब उसके कारण मेरा जो डेवलपमेंट हुआ, उस टाइम 2 लाख रुपये का महीने उसका व्यवस्थापन मुझे करना था। 2 लाख उस टाइम 1997 की बात कर रहा हूं मैं। उस टाइम 2 लाख रुपये मेरी बैग, उस टाइम मैंने बैग खरीदी थी। क्यों खरीदी थी? अरे इतने सारे पैसे रखूंगा कहाँ, और करेंसी में भी 100 की नोट थी। तो मतलब ये व्यवस्थापन में मेरा समय पूरा उसमें व्यतीत होता था। मैं एक काम दूसरा और करना चाहता था कि मेरे अध्यापक, आज भी याद कर रहा हूँ, रघुभाई सर थे, जसूभाई सर थे, देसाई साहब थे, खराड़ी जी थे, उन सबको याद कर रहा हूँ। तो उनको मैं पसंद आऊँ, क्योंकि एक फंडा मेरा ये भी था कि महामंत्री बनेंगे तो इंटरनल ज़्यादा मिलेगी, मतलब इंटरनल के गुण, मतलब मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो ये मार्क्स का भी लालच था, इसीलिए थोड़ा बहुत अच्छा काम करते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अच्छे काम करने के ढंग से मेरे में लीडरशिप अच्छी तरीके से पनप गई और मैं आनंदपूर्वक करता था। फिर क्या हुआ कि ये लीडरशिप के कारण परिवार वालों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। पर्टिकुलरली मेरे पापा की बात करूंगा कि उनको ये राजनीति वाला, ये मतलब ये पॉलिटिकल बात, ये इलेक्शन वगैरह, ये सब अच्छा नहीं लगता था। तो फिर घर पे आए, विचार तो था ही कि भाई अच्छा करना है, तो फिर पढ़ने लगे। तो वो भी एक मतलब यात्रा चल पड़ी। मैं तो यात्रा बोलता हूँ, शिक्षा मेरी यात्रा है दोस्त, मैं ऐसे बोलूँगा।
और मैं यात्रा से आज भी खुश हूँ। इससे कुछ मिला या नहीं मिला है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, उससे मैं खुश हूँ। और यात्रा आज भी चल रही है, 45 साल तक यात्रा चल रही है और अब चलने वाली है। मतलब इसमें लीडरशिप आएगी या क्या आएगी, किसकी नज़र पड़ती है, कौन आपको उठा ले जाएगा, कौन आपको क्या काम देगा। देखिए, इस संसार में मैं समझता हूँ मेरे लिए क्या तय है मुझे पता नहीं, लेकिन ब्रह्मांड को सब पता है। ब्रह्मांड ने सब तय कर रखा है मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए एक काम तय कर रखा है कि तुझे एक काम करना है। शायद मान लो बचपन से लीडरशिप कर रहे थे, लीडरशिप वाला काम आया तो भी आनंद पूर्वक करेंगे, मजे से करेंगे, खुशी से करेंगे। क्योंकि राजनीति है ना भैया, ये मतलब इस समाज कार्य है। राजनीति दूसरों का विचार करने की बात है। राजनीति है ना, वो मतलब 24 आवर्स ऐसे धमधमते रहना लोगों का काम है। राजनीति में मतलब ऐसे लोग आएंगे तो क्या करेंगे, उसको काम ही पसंद नहीं है तो उसके स्टेप्स समाज को अच्छा मतलब काम नहीं दे पाएंगे, समाज को अच्छी दिशा नहीं दे पाएंगे। तो ये देखना है। तो लीडरशिप की क्वालिटी में ये आता है। मैं एक बार ऐसा भी कहीं पे पढ़ा था कि साइकोलॉजी में करिश्माती गुण कहलाता है। महात्मा गांधी जी करिश्माती गुण वाले थे, ऐसा साइकोलॉजी में मैंने कहीं पढ़ा था। तो ये करिश्मा है, करिश्माती गुण है, ये मुझे पता नहीं है। और भाई शिक्षा मानती है तो पता मानना ही पड़ेगा कि साइकोलॉजी में कहा है, एक विचार है। माने न माने दूसरी बात है, लेकिन लीडरशिप है ये क्वालिटी व्यक्ति के दिमाग में बचपन से, जन्म से पैदा होती है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। जन्म से ऐसा होता है, कोई सीख नहीं सकता इन सब चीजों। मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, ये भाव है ना, वो बहुत बढ़िया भाव है। कोई सीख नहीं सकता। सबको ऐसे भाव में नहीं, सब ऐसे भाव में नहीं आते। तो आपके जो मेजर एक सोशल वर्क के प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वो है द फ्लाइंग मार्वल, जो आपका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अगर सोशल वर्क में बात करें, जो आप आने वाली टाइम पे लोगों को इंस्पायर करेगा, लोगों के लिए जानेगा लोगों के बारे में। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि आपने पर्टिकुलरली फ्लाइंग मार्वल नाम की चूज करा अपनी बुक का। फ्लाइंग मार्वल मतलब मेरा सब टाइटल है बाज की प्रेम भरी उड़ान। ओके, बाज की प्रेम भरी उड़ान। फ्लाइंग मार्वल मतलब मिरेकल्स है, मार्वल मतलब मिरेकल्स ऐसे बोलेंगे। जिंदगी ही मिरेकल्स है भैया। ये से पन्ने खुलते हैं ना, आदमी खुश हो जाता है। सब मैंने आगे बोल दिया, सब तय है, लेकिन कुछ नया होता है। जैसे कि जिंदगी में, मेरी जिंदगी में आज तक भाई MA हुए खुश हुए, डॉक्टरेट हुए खुश हुए, एक बुक बाहर आ गई खुश हुए, आज पॉडकास्ट हो रहा है खुश हुए। मतलब ये सब इंसिडेंट्स हैं। तो इस तरीके से एक फ्लाइंग मार्वल भी एक मेरी ज़िंदगी का एक अच्छा पड़ाव मानूंगा मैं। तो मुझे लगता था कि एक बात मेरे अंदर जो संघर्ष की चली है, मैं संघर्ष से जिया हूँ, मेरी एजुकेशन संघर्ष से रही है। तो इस संघर्ष के कारण मेरा अनुभव है वो कहीं से बाहर निकलने का सोच रहा था, मैं ऐसे बोलूँगा। और ये नॉवेल के रूप में, फ्लाइंग मार्वल नॉवेल के रूप में बाहर आ गया। तो अगर आप इस पूरी किताब के बारे में एक लाइन में अगर किसी को बताना चाहें तो क्यों कोई आपकी किताब पढ़े, ये इस लाइन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जीवन के संघर्ष को समझो और ऊंची उड़ान भरो। तो ये कितने टाइम में आपने ये पूरी नॉवेल आपको एक समअप डाला आपने, उसमें कितना रिसर्च करने में टाइम लगा, कितनी चीज़ें सोचने में टाइम लगा? ओके, देखिए रिसर्च तो ठीक है, एक फैक्ट पर आधारित नॉवेल भी है। बाज को आपने सुना होगा कि बाज के जीवन में मतलब डाइवर्सिटीज, प्रकृति ने सबको कुछ न कुछ मर्यादाएं दी है, कुछ न कुछ संघर्ष दिया है। संघर्ष के बिना तो प्रकृति भी खुश भी नहीं होती। Exactly. एक बीज टूटता है तब वृक्ष निकलता है, तो मतलब टूटना तो सहज प्रक्रिया है। लेकिन बाज है ना, इस संसार में मैंने ऐसा देखा है, मनुष्य, प्राणी, पशु में ये बाज नाम का पंछी है ना, वो बहुत ही स्ट्रगलशील है,
स्ट्रगलशील मतलब स्ट्रगलशील जोड़ दिया मैंने, स्ट्रगल वाला है। उसके जीवन में 2-4 स्ट्रगल ऐसी है, वो हम सुनेंगे तो भी ऐसे हैरान हो जाएंगे कि ऐसा होता है क्या। जैसे कि मेरी नॉवेल में पहला प्रकरण है, जन्म प्रकरण है। देखिए ये बाज की नॉवेल है ना, ये इसमें बाज है, पंछी है, कैरेक्टर भी पंछी है, बातें भी पंछी करते हैं, जीते भी पंछी है। लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी बात है ये, क्योंकि ये संघर्ष की बात है। जिसको उड़ान भरना है उसको ये पसंद आएगी, जिसको कुछ करना है उसको पसंद आएगी। मैं आपको बताता हूं, मेरा पहला चैप्टर है जन्म। तो जन्म सबका होता है, तो बाज का भी हुआ है। लेकिन बाज के जीवन में जो जन्म के बाद जो ट्रेनिंग शुरू होती है वो उसकी माँ देती है। शायद आपको पता होगा कि उस बच्चे को, मतलब बाज के बच्चे को पंख उग आते हैं, फिर उसकी माँ उसको पंजों में उठाती है, ऊपर ले जाती है और छोड़ देती है। बच्चा ऐसे ऐसे छटपटाता नीचे आता है, और जैसे नीचे आता है तो उसकी माँ पकड़ लेगी। तो इससे क्या होगा है कि बच्चे को, मतलब बाज के बच्चे को, मैं ऐसे कैस्ट्रल बोलूँगा, मेरा हीरो कैस्ट्रल है इसमें। तो एक कैस्ट्रल को एक सीख मिलती है, एक तालीम मिलती है। ये तालीम छोटी मोटी लगती है क्या? कौन करवाता है ऐसी तालीम? कोई नहीं। इसीलिए बाज सबसे ऊपर है। तो ऐसी ट्रेनिंग करके बच्चा तैयार होता है। एक बात बता दूं, मैंने लिखी है कि जब बच्चे को बार बार ऐसा होता है, क्योंकि ये बार ट्रेनिंग तो बार बार होती है भाई। तो एक बार माँ ने उठाया, ऊपर से फेंक दिया। 2-4 दिन ऐसे चले गए, बच्चे ने आके बात की, अरे माँ मुझे कोई उठा ले जा रहा था और आसमान में ले गया और मुझे फेंक दिया, और अच्छा है तुम आ गई और मुझे पकड़ लिया। दूसरी बार ऐसा हुआ, फिर वो डर जाता था, वो माँ को आकर डर बताता था कि माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। लेकिन माँ नहीं बोलती थी। 5-7 बार ऐसा हुआ तो उस बच्चे को पता चला, फिर तो बच्चा फैमिलियर हो गया था। क्या करेगा वो, ऊपर उछालेगा, उड़ा ले जाएगा, फिर फेंक देगा। आज उसको पकड़ना है, महसूस करना है कौन है ये। वो दुश्मन बोलता था, मेरा कैस्टल है ना, वो उसकी माँ को बोलता था कोई दुश्मन आ रहा है हमारा और मुझे उठा ले जा रहा है। तो आज तो उसको वो दुश्मन को मुझे पकड़ना है। और बच्चा जो मेरा कैस्टल है वो माँ के पंजों में दबा है, वो आंख बंद करके वो महसूस करता है। दोस्त ये भी स्पिरिचुअलिटी वाली बात ही आ जाएगी। बिल्कुल महसूस करना है ना, बहुत बड़ी बात है। जब महसूस होता है तो कुछ होता है। तो बच्चे को आंख बंद करके, वो पंछी की एक सुवास होती है, सुगंध होती है, तो वो महसूस करता है। तो वो सुगंध से चौंक उठता है, ये तो माँ है। लेकिन माँ ऐसा क्यों करेगी? फिर तय करता है कि आज मुझे छोड़ेगी ना, फिर थोड़ा बहुत उड़ने लगा था वो, आज छोड़ेगी ना तो उसके पीछे पड़ना है। तो ये पूरी स्टोरी आपने एक ह्यूमन मेटाफोर की तरह, एक स्ट्रगल की तरह तौर पे दिखाई मैंने तो बाज की ही लिखी है, पर ये रिलेट ह्यूमन सबको लगता है, ह्यूमनिटी सबको लगती है इसमें। देखिए 1 साल तक मैंने एक काम किया है। मैं ऐसे समझता हूँ कि मैंने बाज को महसूस किया है। मुझे लगता था, मैं बाज की वीडियोस देखता था, कई किताबें देखता था। फैक्ट तो इतना ही लेना था मुझे। एक बहुत खतरनाक फैक्ट है इसके जीवन में, बाज के जीवन में, कि 40 साल की उम्र के बाद उसकी चोंच मतलब बूढ़ी हो जाती है, बेकार हो जाती है। मतलब वो शिकार करने के काबिल नहीं रहती। और पंजों में भी थोड़ा बहुत मतलब ढीलापन आ जाता है। तो उसके पास मरना और जीने के लिए चांच तोड़ देता है वो। 2 ही रास्ते बचते हैं, उसमें से एक को उसको चयनित करना है। तो वो ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पत्थर है, उस पर जाके अपनी चांच खुद तोड़ेगा। और उस चांच को तोड़ने के बाद, अब दर्द की पीड़ा महसूस करना है तो आपको नोवेल पढ़नी पड़ेगी, फ्लाइंग मार्वल भैया, कि मैंने ये मतलब वो चांच तोड़ता है तो वो महसूस करके मैंने ये नोवेल में ये पार्ट लिखा है। वो स्ट्रगल है।
स्ट्रगल वाला चैप्टर है ना, वो तीसरा चैप्टर है, वो बहुत थोड़ा बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है इसके बारे में भी मैं बोल सकता हूँ कि बर्थ है, वो जन्म है, तो वो भी घटना है। बर्थ हुआ, बर्थ के बाद ट्रेनिंग हुई, तो हम वो हमारी शिक्षा को कहेंगे, हमारा एजुकेशन, वो भी पार्ट कितना तक रहेगा, 15 साल, 20 साल, 25 साल, फिर स्ट्रगल आती है। हर एक मनुष्य के जीवन में स्ट्रगल आती है। तो उस स्ट्रगल में इसको एक प्रॉब्लम आती है कि भाई अब जीना कैसे है। तो उस स्ट्रगल में ऐसी 2-4 घटनाएं ऐसी भी होती है। उसकी माँ का नाम फाल्का है। वो कैरेक्टर भी आप पढ़ेंगे ना फ्लाइंग मार्वल के, तो बहुत खुश हो जाएंगे। मेरा कैस्ट्रल हीरो है, उसकी माँ का नाम फाल्का है, पिताजी का नाम फाल्कन है। ये तीनों का परिवार था, अच्छा जी रहे थे। उसमें एक दिन माँ और तीनों आसमान में उड़ रहे हैं और आसमान में कुछ टकराया और फाल्का को लगा। फाल्का नीचे आती है, पथरीले पहाड़ों पर गिरती है, माँ मर जाती है। माँ चली गई, स्ट्रगल शुरू हुआ। पिताजी बहुत दुखी रहते हैं। फाल्कन बहुत एकदम फाल्का के बिना अकेले हो गए थे। वो बोलते हैं, कैस्टल अब मुझे जिया नहीं जाता यार। तो मतलब एक मनुष्य के रूप में जो हम प्यार जिसे कहते हैं, वो मेरा पंछी लोग है ना, वो महसूस करके जी रहे हैं। ये नॉवेल है मेरी। तो अगर आप कोई लास्ट उसको मतलब हमारे ऑडियंस को कोई एक लास्ट एक वर्ड में अगर आप सम अप करना चाहें अपनी पूरी नॉवल को, तो कौन सा वो वर्ड होगा जो आपकी नॉवल से एकदम रिलेट करेगा? स्ट्रगल में से कैसे उड़ना है, कैसे जीना है। स्ट्रगल आएगी। अब मैं यही बात बता रहा था आपको कि अब फाल्कन चला जाता है, पिताजी चली गए, कैस्टल अकेला हो गया, अब क्या करेगा। लेकिन देखिए, प्रकृति का नियम है सर, इसीलिए हमें पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक इसीलिए रहना है। प्रकृति एक हाथ से कुछ लेती है, दूसरे हाथ से देती है। यही जीवन है। सबके जीवन में ऐसे होता है। मेरे कैस्टल के जीवन में ऐसा होता है। उसके जीवन में एक और बाज आता है, मतलब लेडी बाज आती है। उसका नाम कैसिन है। वो मेरी हीरोइन है भैया। कैसिन मेरी हीरोइन है। तो उसको मैंने बहुत ड्रामेटिकल मिलाया है, थोड़ा बहुत सोचा था। जैसे कोई हीरोइन मिलती है, जैसे बॉलीवुड में होता है ऐसा कुछ, मतलब बैकग्राउंड बनाने का प्रयत्न किया है। बिल्कुल, क्योंकि ये नॉवेल है। नॉवेल अच्छी लगनी चाहिए लोगों को, और नॉवेल में मतलब प्यार भी होना चाहिए। नॉवेल में प्यार होना चाहिए, ऐसे नहीं, मुझे ऐसे लिखना नहीं आता, जीवन में प्यार होना चाहिए, ऐसे बोलूँगा मैं। बिल्कुल। तो इसके जीवन में, मेरे कैस्टल के जीवन में प्यार आता है, वो जीने लगता है। और इसके जीवन में ये और स्ट्रगल का एक मुद्दा आया। थोड़ी बहुत ठीक चलती है, फिर कोई ट्विस्ट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अब चाँच तोड़ना है, तो वो चाँच तोड़ता है ऐसी जगह पे जाके। फिर क्या करेगा, चाँच आने के बाद वो पग के पैर के नाखून तोड़ेगा। वो भी बहुत दर्दनाक बताया है मैंने, और मैंने बताया है ऐसा नहीं। हम तो क्या यार, मनुष्य ऐसा महसूस करेंगे, उस बेचारे पंछी का विचार करें हम। तो वो ये खून की होली से खेल रहा है, रक्त के साथ खेलता है और पंजे तोड़ता है। और पंजे फिर ठीक होते हैं, फिर क्योंकि ये वृद्ध हुआ है तो उसके पंख भी बड़े बड़े हो गए हैं, उसके पंख हल्के करने के लिए वो तोड़ता है। और फिर एक नया जीवन लेके, उम्मीदें लेके फिर से उड़ता है, एक और मतलब मंजिल तक पहुंचने के लिए परिवार के साथ वापस आना चाहता है। परिवार में अब वो जाने वाला था, उसकी चाँच तोड़ने के पहले उसके जीवन में एक अच्छी घटना एक और भी बनी थी। वो कैसिन एक बच्चे की माँ बनने वाली थी। ऐसे बोल रहा हूँ तो आपको लगेगा कि पंछी की बात कर रहा है आदमी या इंसान की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा हुआ था भाई, क्योंकि बच्चे तो पंछी में भी बच्चे होते हैं। तो मेरी कैसिन एक बच्चे को जन्म देती है, तो वो उत्साहित ज़्यादा होता है कि अब तो मुझे जीना पड़ेगा, मुझे बच्चों के साथ, मेरे बेटे के साथ, उसका नाम कीटल रखा है मैंने। तो उसके साथ अब जीना पड़ेगा। तो वो ये स्ट्रगल, वो अपनी खून की होली भूल जाता है और आनंद पूर्वक नया जीवन लेके वापस आता है। तो बिल्कुल एक ह्यूमन स्ट्रगल को आपने एक बास का रोल दिया है, और पूरी स्टोरी आपने वैसी उसके स्ट्रगल के मेटाफोर की तरह जोड़ी है। आपने सही बोला, लेकिन हम इंसान को पंछी के साथ जोड़े। मैं ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा आदमी हूँ,
प्रकृति को ऐसे प्रेम करने वाला कि आप ऐसे सोचो आज के जीवन में कितना संघर्ष है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा संघर्ष तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो एक लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस को जो आप देना चाहेंगे जाते जाते, एक लास्ट मैसेज, एक पर्टिकुलरली एक लाइन, क्या मैसेज होगा वो? बस जीवन है, आनंद से जीना है। आपने शायद मेरा ब्लॉग, मैं ब्लॉगर भी हूँ। ओके। मैं मतलब कॉलमिस्ट के रूप में काम करता हूँ नव गुजरात समय और जनसत्ता में। ये भी बहुत अच्छे लोगों के साथ मेरा संबंध हुआ। तो ब्लॉग किस नाम से आपका पर्टिकुलर? डॉक्टर वर्ल्ड पीस के नाम पर से। वर्ल्ड पीस। डॉक्टर वर्ल्ड पीस। इसमें भी यही है, दुनिया की शांति, विश्व की शांति, ऐसे सोच रहा हूँ। तो शांति से जीना है, आनंद से जीना है। आनंद ही हमारा जीवन होना चाहिए। जीवन के साथ शिक्षा जुड़ती है, वो आनंद के लिए होनी चाहिए। शिक्षा के साथ नौकरी जुड़ती है, वो आनंद के लिए होनी चाहिए। शिक्षा के साथ लीडरशिप, मतलब जीवन के साथ लीडरशिप जुड़ती है, वो आनंद के लिए होनी चाहिए। मतलब जीवन आनंद से परे है तो कुछ भी नहीं है, तो समस्या ही समस्याएं हैं। बिल्कुल। तो कोई फ्लाइंग मार्वल पढ़ो या न पढ़ो, वेद पढ़ो या न पढ़ो, गीता पढ़ो या न पढ़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के कारण मैं गीता का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, भगवत गीता का फैन रहा हूँ। ऐसा बोलते ही मुझे शर्म, फैन शब्द क्यों भी गीता के साथ रखूँगा। मेरी भगवत गीता, मेरे भारत की प्राण रूप भगवत गीता का मैं चाहक रहा हूँ। मैं उसका बच्चा हूँ, ऐसे बोलूँगा। मैं गीता का बच्चा हूँ। वो गीता में 12वां अध्याय है, भक्ति योग है। मैं ऐसे बूढ़ा तो लगता नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। फिर भी जो भक्ति की बात करूंगा तो ठीक नहीं लगेगा, लेकिन बूढ़े ही भक्ति का बात करेंगे ऐसा भी जरूरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सब बात की सब करे या न करे, ऐसी पूर्वग्रह कैसे हमें तय करना है? पूर्वग्रह से मुक्त होना है। समाज पूर्वग्रह से मुक्त नहीं होगा तो अच्छा नहीं होगा, समझ लो। तो गीता में जो एक श्लोक है, अनरपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गत व्यथ सर्वारंभ परित्यागी योमद भक्त समय प्रिय। सबका चिंता करे बिना काम करना है, ये भक्त मुझे पसंद है। ऐसे भगवान ने बोला है। बिल्कुल। तो मतलब भगवान ने बोला है तो हमें ट्रस्ट रखना है कि भगवान ने बोला है। तो मैं मेरा ब्लॉग है ना, शायद मुझे आपको बताने से आनंद भी होगा। गूगल एनालिसिस आता है। मेरा जो ब्लॉग है उसका एनालिसिस आता है। डेटा मतलब हफ्ते में कितने लोगों ने देखा। यस रिपोर्ट्स आती है। उसमें भारत में तो पढ़ते हैं। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ मेरा ब्लॉग। भारत में तो पढ़ते हैं, लेकिन नेदरलैंड, यूएस, कई लोग मैंने देखा है। यूरोप खंड में ज़्यादा पढ़ा जाता हूँ मैं। कैसे पढ़ा जाता हूँ मुझे पता नहीं। वो ट्रांसलेशन दिया गया है उसमें, शायद उसके जरिए कोई पढ़ता होगा। लेकिन ये मुझे दिख रहा है कि विश्व के कई देशों में मैं पढ़ा जा रहा हूँ। कई जगह से ईमेल भी आते हैं, क्योंकि मैंने कोई ऐसा मुद्दा लिखा नहीं है। मैं प्रकृति पर लिख रहा हूँ, मैं जीवन पर लिख रहा हूँ, और मैं आनंद पर लिख रहा हूँ। बस ये 3 मेरे पसंदीदा मतलब शब्द भी है और जीवन के आयाम भी है, उस पर लिख रहा हूँ। इसीलिए ब्लॉग मेरा मतलब मैं ऐसा कहूँगा ब्लॉग मेरा हृदय है। एक बात और भी बतानी चाहिए कि शायद इससे कुछ मिलता है। मैंने डेफिनेट तय किया है मेरे लाइफ के लिए। शायद आज होता है, चलो मान लो एक स्टोरी लिख दी बॉलीवुड में, स्टोरी फेमस हो गई, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आपने ऐसा गीत लिख दिया, आपने ऐसे नॉवेल लिख दी, जैसे कि मेरे फ्लाइंग मार्वल लिख दी। फ्लाइंग मार्वल ऐसी कोई बताना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी, किसने पढ़ी है मुझे पता नहीं। व्यू आ रहे हैं, लेकिन इतने सारे व्यू नहीं है कि मैं ऐसे बोल दूं। मैं ऐसा स्वीकार करके बोल रहा हूं। मुझे ऐसे मेरे पॉडकास्ट में मुझे ऐसे बोलने की कोई भी दिलचस्पी नहीं है कि मैं ऐसे बोल दूं कि भाई मैं ऐसा हूं वैसा हूं। मैं जो हूं वो बोल रहा हूं। बिल्कुल। तो मतलब मेरी नॉवेल कई लोगों ने पढ़ी है, अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं। तो मतलब ये ब्लॉग से कुछ मिला, नॉवेल से कुछ मिला, तो मैं ये समझता हूँ कि सोशलिज्म मेरे दिमाग में है। तो शायद जो कुछ होता है, कुछ चमत्कार होते हैं,
सो सर आई होप कि आपके जितने भी ये माइंडसेट हैं, जितने भी आपके स्ट्रगल्स हैं, जितने भी आपके विजन हैं, ये लोगों तक पहुंचे और लोग उनसे कुछ सीख लें जैसे आपने सीखा अपने पूरे जीवन में. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटिंग अस इतना सब कुछ के लिए. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर. मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ. ये भी एक निमित्त है, ये भी निमित्त है. जैसे एक बुक लिख दी, ऐसा भी एक पॉडकास्ट का निमित्त है. इससे क्या होता है ईश्वर जाने, लेकिन मुझे लगता है अच्छा काम करते रहेंगे, बिल्कुल चमत्कार होते रहेंगे. बिल्कुल सर. फ्लाइंग मार्वल नॉवेल ही नहीं है, जिंदगियां हैं. ऐसी अद्भुत उड़ानें होती रहती हैं. मैं आपका आभारी हूँ. Thank you so much, sir. Thank you for joining. Thank you. Thank you for watching till the end. So that was Dr. Brijesh Kumar for you guys. जिनकी book The Flying Marvel Gujarati version is out now on Amazon, Flipkart and Bluro store, and Hindi version will be out soon. So till then, keep writing and don't forget to hit the subscribe button. Thank you.